अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम इस स्लाइड से पीछे-पीछे डीएफटी के टॉपिक को ख़त्म किया था। तो आज हम ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं कि डीएफटी और डीटीएफटी में जब इन्वर्स लिया जाता है तो फिर उनमें डिफरेंस क्या होता है। उससे पहले बिल्कुल एक माइनर सी रिवीजन कि इस स्लाइड को समझने से पहले आपको दो बातें बड़े अच्छे तरीके से समझ उनकी होनी चाहिए। एक तो ये कि डीटीएफटी और डीएफटी इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है? डीटीएफटी किस तरह से एक टाइम डोमेन सिग्नल को लेकर एक्स ऑफ एन को लेकर उससे एक्स ऑफ ओमेगा में ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है? डीटीएफटी का मतलब ये है कि एक्स ऑफ एन को हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर अप्लाई करके we compute frequency domain signal which is represented by x of omega। जो DFT है वो क्या करता है कि x of n को लेकर मतलब जो फॉर्मूला अप्लाई होता है x of n के ऊपर वो हमें डिस्क्रीटाइज्ड स्पेक्ट्रम देता है। अच्छा, और कितना एक्यूरेट वो स्पेक्ट्रम होगा या कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे स्पेक्ट्रम में, या जैसे हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे एक्स ऑफ ओमेगा हमारे पास उसको हम सैम्पल करते हैं और हमें एक्स ऑफ के मिल जाता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब सैम्पलिंग रेट क्या होगा, यानी कि कितने सैंपल्स पर पीरियड होगा, वो डिपेंड करता है कि हम कितने पॉइंट डीएफटी कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये तो अच्छा, इसका ताल्लुक वैसे जो ये अभी जो एक और मैं जुमला बोलने लगी हूँ एंड पॉइंट डीएफटी वाला, उस वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ लिंक्ड है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 अभी हम देखेंगे। जो मैंने आपसे कही थी ना कि 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे अभी हम जाएँगे। इसी को बताते-बताते मुझे एक और जो चीज़ का ख़्याल आया, दैट इज़ एंड पॉइंट डीएफटी। एंड पॉइंट डीएफटी का मतलब ये है कि उस सिग्नल में जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, मिसाल के तौर पे हमने एक एग्जांपल की थी, तो हम लोगों ने 6 सैंपल्स अज्यूम किए थे। तो अगर हम उसका 6 पॉइंट डीएफटी लेंगे, इसका मतलब ये है कि हम सारे पॉइंट्स कंसीडर करके डीएफटी ले रहे हैं। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि सिग्नल की लेंथ हमारे कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा लग रही हो, हम सारे डेटा पॉइंट्स ना लेना चाहें, हम कम नंबर ऑफ पॉइंट्स लेकर भी डीएफटी कंप्यूट कर सकते हैं, उसमें स्पेक्ट्रम हमें बहुत एक्यूरेट नहीं मिलता। या फिर हम ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स का डीएफटी कंप्यूट करते हैं, मिसाल के तौर पर 10 डीएफटी। ये ऐसे किया जाता है कि फिर सिग्नल की अपनी लेंथ जितनी भी है उसमें नॉन ज़ीरो कंपोनेंट जितने भी उसके बाद फिर ज़ीरो से अपेंड किए जाते हैं, और फिर हम ज़ीरो से अपेंड करने के बाद मतलब फिर उसका 10 पॉइंट लेना है, जितने पॉइंट डीएफटी लेना है वो हम कंप्यूट करते हैं। उसमें स्पेक्ट्रम हमें ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर मिलता है, हमें ज़्यादा एक्यूरेट स्पेक्ट्रम मिलता है, और यूजुअली दिस इज़ द प्रैक्टिस दैट इज़ डन कि सिग्नल को मतलब उसमें 25 सैंपल भी हैं या 50 सैंपल में, तो आगे बेसिकली बेतहाशा ज़ीरोस लगाए जाते हैं, समटाइम्स मोर देन 1000, ठीक है? और हम उसका कुछ आप समझ लो कि 2048 पॉइंट डीएफटी या इस तरह से कंप्यूट करते हैं, ताकि फिर हमें डिस्क्रीटाइज़ स्पेक्ट्रम मिले। नंबर 1 डीएफटी तो लगाते ही इसीलिए हैं, और नंबर 2 ये है कि उसकी उसकी अच्छी एक्यूरेसी हो, उसकी थोड़ी-सी शक्ल-सूरत हमें बेहतर तौर पे समझ आए। अच्छा, ओके। तो एक तो ये जो स्लाइड हमारे सामने है ना, उसमें हमें ये वाली बात की समझ आने की काफ़ी ज़रूरत है कि डीटीएफटी और डीएफटी का डिफ़रेंस और एंड पॉइंट डीएफटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है? अच्छा, जो दूसरी चीज़ है ना, वो हम लोगों ने रिकॉल करनी है सैंपलिंग वाले चैप्टर से। सैंपलिंग वाले चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज़ समझी थी कि जब हमारे पास एक सिग्नल होता है किसी भी डोमेन में, हम लोगों ने चूँकि टाइम डोमेन में कंसीडर किया था, तो लेट मी राइट टी हियर, और ये लेट्स सपोज़ कि मेरे पास एक कंटिन्यूअस सिग्नल है, और इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जब मैंने ये एरो बनाया, जिसका मतलब ये है कि मैं अब उसको इस सिग्नल के इक्विवेलेंट कोई सिग्नल बनाने लगी हूँ, व्हिच इज़ ऑफ कोर्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। मैं इसका ज़रा साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रही हूँ ताकि आपको ज़रा नज़र आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, अच्छा जी। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जो है टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लेट्स सपोज़ कि ये एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी
ओमेगा एच इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब ये अपर केस ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में से कहते हैं, और वी मस्ट नोटेड बाय एक्स ऑफ ओमेगा। अच्छा, अब हम लोगों ने जब टाइम डोमेन में सैम्पलिंग इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, टाइम डोमेन में सैम्पलिंग करके हमने यहाँ पे एक्स ऑफ एन बनाया था, ठीक है। तो आपको याद होगा कि उससे हम लोगों ने ये चीज़ हमें पता लगी थी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, टाइम डोमेन में सैम्पलिंग इंट्रोड्यूस करने से फ्रीक्वेंसी डोमेन में पीरियोडिसिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो अगर टाइम डोमेन में सिग्नल कंटिन्यूस से डिस्क्रीट हुआ है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो ये वाला सिग्नल है इसमें रिपीटिशन इंट्रोड्यूस हो जाएगी और ये एक पीरियोडिक सिग्नल बन जाएगा। अब एक पीरियड जो इसका है, मतलब अगर आप इस वाले सिग्नल को देखो जो आपके सामने प्लॉटेड है, तो पीरियड का ज़ाहिर है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा, मैंने मतलब ये जो बीच में दोनों ट्राइंगल्स के बीच में जो बेसिकली गैप उसके दरमियान में इस रेड लाइन को इंसर्ट किया। अब ये डिपेंड करता है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये सिग्नल एक दूसरे के ट्राइंगल्स बहुत करीब करीब है या बहुत दूर दूर है। अच्छा, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसे हम लोगों ने ये सीखा था कि एक डोमेन में जब डिस्क्रिटाइजेशन इंट्रोड्यूस होती है तो दूसरी डोमेन में पीरियोडिसिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, अब ये जो दोनों बातें हम लोगों ने यहाँ पे सीखी है ना, DTFT और DFT का डिफरेंस और सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट, इसको अब हम इन दोनों बातों को इस्तेमाल इस स्लाइड के ऊपर करेंगे। अच्छा देखो, अब DFT में होता क्या है, DFT में होता यह है कि हम हमारे पास एक एक्स ऑफ एन है जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक है। और इसका जो स्पेक्ट्रम होता है ना, वैसे तो जो है एक्स ऑफ ओमेगा होता है वो ऑफ कोर्स एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। लेट मी ड्रॉ, अच्छा मैं इसको बल्कि ऐसे ही कर लेती हूँ, वो ज़्यादा मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसकी एक लोअर फ्रीक्वेंसी होगी और एक इसकी लेट्स सपोज कि इसकी एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एच है, और लेकिन इसका जो वैसे जो फंडामेंटल पीरियड होगा ना जिसमें हम इसको देखना चाहेंगे वो माइनस पाई से पाई होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि माइनस पाई से पाई तक इसकी शक्ल कुछ इस तरह की है और फिर ये आगे इस तरह से जा रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब हम ये एक्चुअली इसका DTFT है, ठीक है। अगर हम मतलब इस एक्स ऑफ एन के ऊपर DTFT अप्लाई करें तो हमें ये मिलेगा, लेकिन हम जब अप्लाई करते हैं DFT, लेट मी राइट इट समवेयर ताकि आपको कंफ्यूजन इसकी ना हो, और इसकी भी मैं शक्ल थोड़ी सी बेहतर करना चाहूँगी इन केस कि आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने ये किया क्या है। मैंने एक्चुअली यहाँ पर एक पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल बनाने की कोशिश की थी। इस एक्सिस का नाम ओमेगा है, ये द ट्रायंगुलर सिग्नल, फिर यहाँ पे लेट्स सपोज माइनस पाई से पाया जा रहा है, और ये जो है ये -3 पाई होगा, ठीक है, समथिंग समथिंग लाइक दिस। अच्छा, ये सिग्नल मुझे तब मिलेगा जब मैं इस सिग्नल के ऊपर DTFT अप्लाई करूँगी। अच्छा, अब मैं इस सिग्नल के ऊपर अगर DFT अप्लाई करूँ, ठीक है, यही सिग्नल है मेरे पास, लेकिन अब अगर मैं DFT अप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे डिस्क्रीटाइज्ड सिग्नल मिलेगा, ठीक है। ये जो है ना, मतलब यहाँ ये माइनस पाई है, आई शुड नॉट पुट एनीथिंग हेयर, लेट मी पुट डॉट्स, क्योंकि सिग्नल अवेलेबल नहीं है तो मुझे ज़ीरो वैल्यूज़ मिलेंगी, फिर मुझे कुछ इस तरह का सिग्नल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैंने DFT अप्लाई किया तो मुझे मतलब ये जैसे इस एक्स ऑफ एन के ऊपर DFT अप्लाई करके मुझे ये डिस्क्रीटाइज स्पेक्ट्रम मिलेगा। अच्छा, अब आप नोट करो कि हुआ क्या है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोगों ने डिस्क्रीटाइजेशन कर दिया है, ठीक है। अब ये सैम्पलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपने यहाँ पे ज़हन में रखना है कि जब एक डोमेन में डिस्क्रीटाइजेशन इंट्रोड्यूस होगी तो अब दूसरी डोमेन में क्या होगा, ठीक है। तो अब हम जब इस सिग्नल के ऊपर DFT अप्लाई करेंगे
तो हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? अब हमें यहाँ पर एक पीरियोडिक सिग्नल मिलेगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये जो टाइम डोमेन का सिग्नल था ना, ये सिर्फ इतना ही था जितना आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज कि इतना सिग्नल था और उसके बाद ये ज़ीरोज़ हैं और ये -1 से जा रहा है मेरे पास। अच्छा, मैंने मैं -1 इसमें रखना नहीं चाह रही थी। मैं इसको ज़ीरो से अगर शुरू करके किसी पॉजिटिव वैल्यू जाऊँ तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेट मी टेक दिस सिग्नल ऑन पॉजिटिव इंडेक्सेस। तो ये सिग्नल जो है वो 0 से लेकर 1 2 3 4 तक मिसाल के तौर पे मेरे पास ये सिग्नल है। अच्छा, और लेट्स सपोज कि मैंने इसका 5 पॉइंट डीएफटी ही लिया है। अच्छा, अब ये सिग्नल मुझे जब इस वाले सिग्नल के ऊपर जब मैं आई डीएफटी अप्लाई करूँगी तो ये मुझे इस तरह का मिलेगा, ठीक है। और फिर आप नोट करो कि ये सिग्नल बेसिकली जो इतना वाला पोर्शन था ना सिग्नल का नॉन ज़ीरो, वो मुझे अब मतलब पीरियोडिक सिग्नल उसका मिल रहा है। अच्छा, अब पीरियोडिक सिग्नल जो है ये इसका पीरियड कैसे डिटरमिन होगा, उसके लिए मैं वापस आपको उस एग्जांपल का रेफ़र करूँगी जो हम लोगों ने पिछली दफ़ा की थी, ठीक है। अब इस वाली जो है ना राइटिंग कह लो या जो भी कह लो, तो उससे हम लोगों ने ये चीज़ सीखी है कि अगर हम जो हमारे पास डिस्क्रीटाइज़ स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर आईडीएफटी का फॉर्मूला लगाएं तो हमें जो वापस टाइम डोमेन सिग्नल मिलता है वो डिफरेंट टाइम डोमेन सिग्नल होता है जो जिसने हमें वो डिस्क्रीटाइज स्पेक्ट्रम दिया होता है, ठीक है। दिस एक्स ऑफ एन इज डिफरेंट and this x of n which is obtained as a result of applying inverse DFT is a different signal. अच्छा, अब हम ज़रा कंप्यूट ये फाइंड आउट ये करने लगे हैं कि ये जो हमें पीरियोडिक सिग्नल मिलता है इसका पीरियड कितना होता है। अच्छा, उसके लिए हम थोड़ा सा याद करते हैं कि हम लोगों ने एक सिग्नल ये पढ़ा था, मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं इस सिग्नल की बात करी, ये वाला सिग्नल अगर आपको याद हो तो इसकी मेरे पास सिर्फ 6 सैंपल्स हैं। दो तीन चार पाँच छः, उसके बाद ये सारा ज़ीरो है, ठीक है, और उससे पहले भी ये ज़ीरो है। ये मेरे पास टोटल सिग्नल था। अच्छा, जब मैंने इस सिग्नल के ऊपर 4 पॉइंट डीएफटी अप्लाई किया, अच्छा चूंकि पहले 6 किया हुआ है तो हम 6 कर लेते हैं। अच्छा, जब हम लोगों ने 6 पॉइंट डीएफटी इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये जो सिग्नल बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है ना आपको, ये आपने चूंकि पहले देखा हुआ है तो मैं इसलिए इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही, लेकिन 6 पॉइंट डीएफटी अप्लाई करके हमें ये सिग्नल मिलता है -3 से लेकर 2 तक, मतलब एक्स के की वैल्यूज़ हैं। अगर अब ये जो डीएफटी हमें मिला हुआ ना इसके ऊपर हम अगर 6 पॉइंट आईडीएफटी अप्लाई करें, क्योंकि हमें आईडीएफटी के लिए भी नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो ज़हन में रखने पड़ेंगे, बल्कि वो हम है इस तरह से भी ज़हन में रख सकते हैं, क्योंकि अब ये जो हमें पता है कि जो एक्स ऑफ के इट इज़ अ बेसिकली पीरियोडिक सिग्नल, तो हम उसके एक पीरियड में मतलब -पाई से लेकर हम जब पाई की तरफ जाएँगे तो है वी मस्ट एक्सक्लूड वन ऑफ द पॉइंट्स, ईदर वी मस्ट एक्सक्लूड -पाई और वी मस्ट एक्सक्लूड पाई। अच्छा, तो हम जब इस रेंज में कंसीडर करेंगे इस रेंज को तो उसमें जितने भी सैंपल्स आ रहे होंगे तो वो हम उन्हें कंसीडर करेंगे। तो मसलन हमारे सामने जो ये वाला एक्स ऑफ के इस वक़्त प्लॉट है, इसमें टोटल 6 स्टेम्स हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये जो वाला जो एक्स ऑफ के वैसे तो एक्चुअली इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन वर्जन होता है वो इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल। तो ये मेरे पास ये पीरियोडिक सिग्नल है कि जिसका पीरियड 6 सैंपल्स है। अच्छा, तो इसको जब मैं आई डी एफ टी से अप्लाई करूँगी तो मुझे ज़ाहिर है 6 सैंपल्स लेने के बाद इन्वर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मुझे इन्वर्स सिग्नल कैसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने लिया था इस सिग्नल से 6 पॉइंट डीएफटी अप्लाई किया, हमारे पास वो सिग्नल प्लॉट हुआ जो कि आपके सामने स्क्रीन पे प्लॉटेड है। अब इस एक्स ऑफ के ऊपर अगर 6 पॉइंट आईडीएफटी अप्लाइड हो
तो हमें ये सिग्नल मिलेगा इस तरह से 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 2 3 4 5 6 ठीक है। अब ये सिक्स सैंपल्स का पीरियोडिक सिग्नल बन गया। अच्छा जो ये हम इस चीज़ का जवाब देख रहे हैं कि हमें कैसे पता लगता है कि जो आईडीएफटी लेने के बाद जो सिग्नल बनेगा उसका पीरियड कितना होगा। अच्छा इसी तरह से इसी सिग्नल के ऊपर जब हम लोगों ने 4 पॉइंट डीएफटी अप्लाई किया तो हमें 4 पॉइंट डीएफटी अप्लाई करने के बाद ये वाला सिग्नल मिला था। तो ज़ाहिर है कि हम जब इस एक्स ऑफ के ऊपर आई डीएफटी अप्लाई करेंगे तो वी नीड टू कंसिडर 4 सैंपल्स। अच्छा बिकॉज 4 सैंपल्स ही हैं इसके पीरियड में, तो हम जब 4 पॉइंट आईडीएफटी कंप्यूट करेंगे तो हमें टाइम डोमेन सिग्नल कैसा मिलेगा 2 3 4 अब हमें जो सिग्नल मिला टाइम डोमेन में इसका पीरियड 4 है। फाइनली हम लोगों ने इस सिग्नल जिसमें टोटल 6 नॉन ज़ीरो सैम्पल वैल्यूज़ हैं, इनके ऊपर जब हम लोगों ने 10 पॉइंट डीएफटी अप्लाई किया बाय इंसर्टिंग 4 ज़ीरोज़ इन फ्रंट ऑफ दिस सिग्नल, तो हमें एक ज़्यादा बेहतर ज़्यादा सैंपल्स वाला डीएफटी सिग्नल मिला था। अब इस सिग्नल के ऊपर इस एक्स ऑफ के ऊपर जब हम आईडीएफटी अप्लाई करेंगे तब हमें किस तरह का एक्स ऑफ एन मिलेगा। अच्छा उसको फिर हम एक्स ऑफ एन भी नहीं कहते, उसको फिर हम एक्स ऑफ एन टिल्डे ऐसा कहते हैं, क्योंकि एक्स ऑफ एन तो ये सिग्नल है ना जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, जिसके ऊपर हम डीएफटी अप्लाई करते हैं। तो दिस एक्स ऑफ एन एक्चुअली इज़ अ डिफरेंट सिग्नल। अच्छा तो ये हमें मिलेगा। अच्छा मुझे थोड़ा सा सैम्पल्स को करीब करीब बनाना पड़ेगा। आप प्लीज़ ये अज्यूम ना करना कि सैम्पलिंग टाइम बदल जाता है, मतलब सैम्पल ज़्यादा हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा करीब बनाना पड़ रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अच्छा आप नोट करोगे जो जितना सिग्नल हम लोगों ने ओरिजिनली कंसिडर किया था ना, मतलब डीएफटी की कंप्यूटेशन के टाइम, हमें वही सिग्नल वापस मिलता है। मतलब एक एक पीरियड उसका जो है ना वो उतना ही होता है। और इसी तरह से मुझे मतलब ये 10 सैंपल मुझे यहाँ पे भी मिलेंगे और बेसिकली इट विल बी अ पीरियोडिक सिग्नल विद पीरियड n इज इक्वल टू 10, जिसमें से 6 सैंपल वही होंगे जो ओरिजिनल सिग्नल के हैं, बाकी 4 इंसर्टेड होंगे ज़ीरोज़, क्योंकि मैंने इसी तरह से सिग्नल को कंसिडर किया था व्हाइल आई वांटेड टू कंप्यूट डीएफटी। अच्छा तो हम लोगों ने इस स्लाइड से नतीजा ये निकाला, ये हमारे पास एक सिग्नल एक्स ऑफ एन होता है, उसके ऊपर हम डीएफटी अप्लाई करते हैं, वी गेट a discretized as well as periodic frequency domain signal. When IDFT is applied on that frequency domain signal, we get a periodic time domain signal. Okay? We call it x tilde n because this x of n is different than this x of n on which DFT was applied. अच्छा और उसका पीरियड कितना है डिपेंड करता है कि हम डीएफटी सिग्नल जो हमारा है मतलब एक्स ऑफ के उसके ऊपर उसमें उसके पीरियड में कितने सैंपल्स हैं और फिर हमें ज़ाहिर उतना ही पॉइंट आईडीएफटी अप्लाई करना पड़ेगा, तो रिजल्टिंग सिग्नल में भी उतने ही सैंपल्स होंगे। अच्छा ठीक है, अब हम ज़रा ना इस स्लाइड को बेहतर समझने की पोजीशन में हैं। अच्छा ये अब आप नोट करो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया हुआ है कि लेट्स सपोज कि हम इस सिग्नल को सिर्फ इतना ही कंसिडर कर रहे हैं। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि ये सिग्नल जीरो से पहले भी एग्जिस्ट करता हो, वेरी मच पॉसिबल n माइनस वन के बाद भी इसके कोई सैंपल्स हो, लेकिन हम इस सिग्नल को सिर्फ जीरो से लेकर n माइनस वन तक ही कंसिडर कर रहे हैं। इसके ऊपर हम डीएफटी लगाते हैं और जब हम आईडीएफटी लगाते हैं तो हमें इस तरह का सिग्नल मिलता है। तो यू सी जितना सिग्नल हम लोगों ने कंसिडर किया था डीएफटी की कंप्यूटेशन के टाइम पे, वो हमें उतना वो हमें मतलब वो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो इस तरह से हुई है कि वो अब हमें जो पीरियोडिक सिग्नल मिल रहा है उसका उसका एक पीरियड जो है वो उस सिग्नल जैसा है। ओके और हम ज़रा यहाँ पे भी देख लेते हैं कि अब हम ये जो हमारे पास एक्स ऑफ एन है ना, इस लेट्स सपोज कि इसका जो डी टी एफ टी है वो कुछ इस तरह का सिग्नल है, ठीक है।
और इसके ऊपर हम जब आई डी टी एफ टी लगाएंगे तो हमें वापस यही सिग्नल मिलेगा। वेरी मच रीजनेबल, एक्स ऑफ एन से एक्स ऑफ ओमेगा मिला और एक्स ऑफ ओमेगा से एक्स ऑफ एन मिला। लेकिन अगर ये मिसाल के तौर पर एक मतलब डीएफटी हम इसका बनाते हैं एक्स ऑफ के, अगर आप इस सिग्नल को थोड़ा गौर से करो तो इसमें डॉट्स लगे हुए हैं। उन्होंने बेसिकली बताया कि हम मतलब ये इस पॉइंट पे सैंपल, इस पॉइंट पे सैंपल, ये इस तरह का एक्स ऑफ के उन्होंने सैंपल सिग्नल दिखाया हुआ है। इसके ऊपर अगर हाँ, ये सुन के 16 पॉइंट्स ही हैं। हाँ, ये जो मतलब इस ये जो पीरियड है ना 0 से लेकर 2 तक, इसमें 16 पॉइंट्स ही हैं। तो इसके ऊपर अगर हम 16 पॉइंट आईडीएफटी लगाएं तो हमें इस तरह का सिग्नल मिलेगा। ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर मतलब अगर हमारे पास ये डीएफटी सिग्नल 8 सैंपल्स वाला होता और फिर हम 8 पॉइंट आई डीएफटी अप्लाई करते तो हमें ये सिग्नल इस तरह का मिलता। ठीक है, तो आई डी एफ टी और आई डी टी एफ टी में ये डिफरेंस होता है कि आई डी एफ टी में हमें वही सिग्नल, आई डी टी एफ टी में वही सिग्नल एक्स ऑफ एन मिलता है जिसने डी टी एफ टी दिया होता है, लेकिन आई डी एफ टी में हमें एक पीरियोडिक सिग्नल मिलता है। और डी एफ टी और आई डी एफ टी चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज हैं एज़ कम्पेयर टू डी टी एफ टी। डी टी एफ टी तो हम यूज़ नहीं करते ना, वो सिर्फ हमें आप समझ लो कि कागज़ पेंसिल पे समझने के लिए, उस कॉन्सेप्ट लेने के लिए ज़रूर उसका उसकी कंप्यूटेशन होती होगी, लेकिन कंप्यूटर में तो हम उसे यूज़ ही नहीं कर सकते बिकॉज ओमेगा को इन्फिनिट मेमोरी चाहिए उसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो हम जो एक्चुअल कंप्यूटर पे जो कंप्यूटेशन होती है वो डी एफ टी और आई टी एफ टी की होती है कि समटाइम्स उसको अ, इस तरह से भी कंप्यूट कर लिया जाता है सच दैट कि हम ओमेगा एन को ये डिफाइन करते हैं, इसको इसको ट्विडल फैक्टर भी कहते हैं। तो ओमेगा एन जो है वो बेसिकली एक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, सच दैट कि उसका जो एक कंपोनेंट है ना, ये मैं थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ओमेगा एन इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस जे 2 पाई बाय एन। ठीक है, अच्छा ये तो बोल्ड है, मैं नहीं लिखा जाएगा। तो अगर इसके ऊपर के आ जाएगा तो ये यहाँ पे भी के लिखा जाएगा। मुझे पता नहीं आपको नजर आया है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा जिस चीज़ को मैं थोड़ा जब मैं इस डब्ल्यू को थोड़ा सा बोल्ड करके लिखने की कोशिश करती है वो बेसिकली मैट्रिक्स होती है। ये उसमें फिर हम क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स बनाते हैं सच दैट के उसके उसका जो हर कंपोनेंट है ना दैट इज इक्विवेलेंट टू ई रेज़ टू पावर नहीं के एन, ये बी डब्ल्यू एन जो है इंटू के एन एंड सो ऑन। और ये इस तरह की यहाँ पास एक मैट्रिक्स बनती है जिसको हम ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें एन यहाँ पे हमारे पास वेरी करता है, मतलब एन की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर एन माइनस 1 तक जाएगी, और इसी तरह से के जो है वो यहाँ पे वेरी करेगा, उसकी वैल्यू 0 से लेकर एन माइनस 1 तक जाएगी। अब ये जो ज़ीरोस और सॉरी एन और के है ये हमारे पास इस तरह से आते हैं कि अगर आपको याद हो तो हम जब कंप्यूटेशन करते हैं एक्स ऑफ ज़ीरो की तो यू नो कि उसका जो जो इक्वेशन है वो एन इज इक्वल टू 0 से एन माइनस 1 एक्स ऑफ एन ई डिस टू पावर माइनस जे 2 पाई बाय एन के और एन इस तरह से कंप्यूट होती है। और फिर इसी तरह से हमारे पास अगर एक्स ऑफ जीरो जिसमें के की वैल्यू ज़ाहिर है कि यहाँ पे जीरो डालेंगे, फिर एक्स ऑफ वन अगर कंप्यूट करना हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे के को वन डाल के। तो ये वाला जो फैक्टर है ना बेसिकली मतलब इस एक्स ऑफ जीरो की कंप्यूटेशन के लिए जो जितने ये वाले जितने फैक्टर्स हैं उनको उठाया हुआ है वो ऊपर वाली हमारे पास ऊपर वाली रो में है। एक्स वन की कंप्यूटेशन के लिए ये जो भी फैक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं मतलब ई टू माइनस जे 2 बाई एन इंटू वन, मतलब एक ही जगह वन डाल दिया। अब एन ने सिर्फ चूंकि वेरी होना है 0 से लेकर एन माइनस वन तक, तो ये दूसरी रो जो है उसके लिए है। और इसी तरह से हमें जितनी भी कंप्यूटेशन करनी है, मसलन मिसाल के तौर पे हमें आखिरी कंप्यूटेशन इसके लिए करनी है, तो अब यहाँ पर
के की जगह n-1 डलेगा, ठीक है, और n फिर से वेरी होगा 0 से लेकर n-1 तक, तो ये आखिरी वाली रो जो है उसके लिए। तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है, और हम मैट्रिक्स फॉर्म में हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं या कर सकते हैं। अच्छा, ओके, ये वाला हमारा जो लेक्चर है, अच्छा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब थोड़ा सा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है ना वो थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से, कि नंबर वन पीरियोडिसिटी, कि जैसे हमारे पास मतलब एक्स ऑफ एन जो है ना वो बेसिकली एक पीरियोडिक सिग्नल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो जो नया पीरियोडिक सिग्नल बनता है उसको हम टिल्डे रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह से जो एक्स ऑफ के है वो तो हमें पता है कि होता है पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, नो नीड फॉर टिल्डा टिल्डे। लेकिन ये कि उसकी जो पीरियोडिसिटी है वो हम इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा भी था कि टू फुलफिल पीरियोडिसिटी दिस इक्वेशन मस्ट होल्ड। अच्छा, लिनियरिटी, हमने ये वाली इक्वेशन कई दफ़ा देखी है कि अगर हम दो सिग्नल्स हमारे पास एड अप हो रहे हो तो हम उनका अलग अलग डीएफटी कंप्यूट करके उनको हम एड अप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ी सी ना सर्कुलर सिमेट्री ऑफ अ सीक्वेंस, ये हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, बिकॉज वी नो कि हमारे पास जो एक्स ऑफ एन होगा ना वो एक फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल है, लेकिन जो एक्स टिल्डे एन बनता है मतलब आई डी एफ टी लेने के बाद दैट इज़ एन इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल एज वेल एज पीरियोडिक सिग्नल, लेकिन वो बनता एक्स ऑफ एन की वैल्यूज़ को मतलब रिपीट कर करके है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे एक मतलब इसको हम सिलेंडर कहते हैं बेसिकली। ये जैसे हम लोगों ने ज़ीरो के ऊपर एक वैल्यू मतलब इस पॉइंट के ऊपर, ये जहाँ पर हाँ इसको हम मतलब यहाँ से यूजुअली हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने एक्स ज़ीरो रखा। फिर अगर आप नोट करो कि अब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 2 फिर 3 4 करते करते हम घूम फिर के जब यहाँ पे वापस आए तब यहाँ पर nth मतलब जो एक्स टिल्डे एन में अब ओके, बिफोर आई कंप्लीट दिस सेंटेंस लेट मी रिपीट वंस अगेन। ये वाली जो मेरे पास पोजीशन है ना, या ये वाला जो पॉइंट अभी हम मतलब चूंकि पहली दफ़ा चक्कर लगाने लगे हैं ना, तो इस पॉइंट के ऊपर एक्स एन और एक्स टिल्डे एन ये दोनों ज़ीरो हैं, ठीक है। हम असल में करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक्स ऑफ एन है और हम ये देख रहे हैं कि हम इस एक्स ऑफ एन को यूज़ करते हुए मतलब एक्स टिल्डे एन कैसे बनाएंगे। तो ये हम लोगों ने मतलब वैल्यू को रखा ना, तो हमारे पास ये बेसिकली यहाँ पे इंडेक्स जो है वो पहले ज़ीरो है, तो एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स टिल्डे ऑफ ज़ीरो, और फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मिसाल के तौर पे इसका जो है वो साइज पीरियड का वो 8 है। अच्छा, अब एक्स ऑफ एन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब चूंकि एक्स टिल्डे एन तो एक इन्फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल है और पीरियोडिक सिग्नल है, अब उसका इस पॉइंट पे पहुंच के यहाँ मतलब यहाँ से इसका नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो अब उसका नंबर, उसका जो सैम्पल नंबर जो है वो 9 होगा। तो यहाँ पे सर लिखने का मतलब ये है कि सो दैट वी मे नो कि सैम्पल नंबर 9 के ऊपर या टाइम इंडेक्स नंबर 9 के ऊपर वही वाला डेटा वैल्यू मिलेगी जो हमें n इज इक्वल टू 0 के ऊपर मिल रही थी। इसी तरह से 10 के ऊपर वो वाली वैल्यू मिलेगी जो हमें 1 के ऊपर मिल रही थी, एंड सो ऑन। ये मतलब समझ लो कि अगर x टिल्डे n को मैं एक सिलेंडर के ऊपर लपेटती जाऊँ तो बेसिकली एक पीरियड होगा जो कि मुझे बार बार मिलेगा, और दैट पीरियड विल बी सेम एज द वन या एज डेटा पॉइंट्स विच वर देयर इन x ऑफ n। अच्छा, एक और हाँसी मासूम सी चीज़ कि हमारे पास ये जो होता है ना मतलब एक्स ऑफ एन का और एक्स टिल्डे एन का ताल्लुक वो हम मॉड्यूलो ऑपरेशन से निकालते हैं। मिसाल के तौर पे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसकी मिसाल देती हूँ फिर हम आगे चलते हैं। इसको लिखा इस तरह से जाता है कि 26, अगर लेट सपोज कि हम लोगों ने 6 इस तरह से निकालना होगा तो व्हाट डू वी डू, 26 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 4 24, बाकी मेरे पास 2 बचा, ठीक है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, तो दिस थिंग इज इक्वल टू 4। अच्छा, इसी तरह से अगर आपके पास
जो रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन है वो आपने इस चीज़ की करनी है। -19 ये मैंने लिखा हुआ है, तो -19 6 इंटू, अच्छा हम लोगों ने थोड़ी सी जो है इससे ज़्यादा नेगेटिव पे जाना होता है। मसलन मैं यहाँ पे 6 इंटू माइनस करके -18 नहीं लिखूँगी, मैं यहाँ पे -24 लिखूँगी, ताकि अब जब इसमें से ये माइनस हो साइन यहाँ पे चेंज होगा ना, तो ये लिखा जाएगा 5। आई नीड अ पॉजिटिव वैल्यू है, तो दिस थिंग इज इक्वल टू अच्छा मेरा ख्याल है कि मैंने पहले आपको this should not be 4 here, this should be equal to 2, this was a mistake, this is equal to 2 not 4, और ये जो है ना ये मेरे पास यहाँ पर आएगा। अच्छा, लेकिन ये हम लोगों ने थोड़ा देखा कि पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या होता है। इसी तरह से वैल्यू अगर 6 से छोटी हो, मसलन 1, तो इसकी वैल्यू जो है ये 1 ही रहेगी। अच्छा, तो अब हम लोग बेसिकली फिगर आउट ये करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सर्टन इंडेक्स x टिल्डे n का है, ठीक है, एंड वी नो कि उसके टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन इन इट्स पीरियड कितने हैं, तो उसके उस सैंपल इंडेक्स के ऊपर x ऑफ n का कौन सा सैंपल जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, लेट मी रिपीट वंस अगेन, लेट्स सपोज कि हम वी वांट टू नो कि x टिल्डे n का जो टाइम इंस्टेंट n इज इक्वल टू 26 है, ठीक है, उसके ऊपर x ऑफ n का कौन सा सैंपल आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इस ऑपरेशन से लेट्स सपोज कि अगर उसके सैंपल में टोटल उसके पीरियड में टोटल 6 सैंपल्स हैं, तो इस ऑपरेशन से वी कैन सी कि बिकॉज इट्स 2 है, तो वी कैन सी कि जो n इज इक्वल टू 2 के ऊपर जो सैंपल हमें x ऑफ n में मिल रहा है वो हमें यहाँ पर n इज इक्वल टू 26 में मिलेगा। तो ये हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉड्यूलो हाउ इट इज़ मतलब हाउ दे आर रिलेटेड थ्रू मॉड्यूलो ऑपरेशन या मॉड्यूलो ऑपरेटर। अच्छा, ओके, अब इसके बाद एक और चीज़ कि हमारे पास जब दो सिग्नल्स दो सिग्नल्स अगर हम अलग अलग डीएफटी कंप्यूट करें, और नाउ वी हैव टू सिग्नल्स x1 के एंड x2 के, ठीक है। अच्छा, अब हम उनका हम जब प्रोडक्ट लेते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ज़ाहिर है कि हमारे पास एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगी। तो नाउ वी वांट टू सी कि टाइम डोमेन में इसका जो है ना इफेक्ट वो क्या होता है। जैसे हम लोगों ने कई दफ़ा ये पढ़ा है कि जब हम दो सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करते हैं या जी डोमेन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन हो रही होती है। ठीक है, तो हम बेसिकली वो चीज़ देखना चाह रहे हैं कि दो सिग्नल्स जिनका डीएफटी कंप्यूट किया गया है, अगर उनको ऐसे दो सिग्नल्स का प्रोडक्ट लिया जाए, यानी कि x1 के इंटू x2 के, तो व्हाट हैपन्स टू देयर टाइम डोमेन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, मतलब इनके दरमियान यहाँ पे क्या ऑपरेशन होगा। अच्छा, इनके दरमियान जो टाइम डोमेन में ऑपरेशन होता है ना, वी कॉल इट सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी कर मतलब हमें इस चीज़ का तो ऑलरेडी पता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो और टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन हो रही हो, तो मतलब डीएफटी इज़ अ लिटिल डिफरेंट देन डीटीएफटी। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि अगर डीएफटी डोमेन में नॉट नॉट डीएफटी डोमेन डीएफटी डोमेन एक तो कोई अलग सी चीज़ नहीं है। मैं डीएफटी वर्जन्स जो हैं अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो टाइम डोमेन में फिर कॉन्वोल्यूशन नहीं हो सकती। ठीक है, देयर मस्ट बी सम अदर ऑपरेशन एंड दैट अदर ऑपरेशन इज सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। तो अभी हम ना सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सीखने लगे हैं। अच्छा, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बल्कि दो ज़रूरी चीज़ें हैं, दोनों आपने याद रखनी है। नंबर वन, कि जो दो सिग्नल सर्कुलरली कन्वॉल्व हो रहे हैं दे मस्ट बी ऑलवेज सेम इन लेंथ। अगर वो लेंथ में सेम नहीं है तो फिर आप यूं करोगे कि जो जिस सिग्नल में कम सैंपल्स है ना, उसके आगे उतने ज़ीरोस लगा लोगे जितनी
उसकी लेंथ बड़े वाले सिग्नल से कम है, ठीक है? तो दो सिग्नल्स विच आर गेटिंग सर्कुलरली कन्वॉल्व्ड दे मस्ट ऑलवेज बी सेम इन लेंथ। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो दो सिग्नल्स हैं जिनको हम सर्कुलरली कन्वॉल्व कर रहे होते हैं, देयर फर्स्ट इंडेक्स इज ऑलवेज एट n इज इक्वल टू 0 पोजीशन। यार हमें वही देख के भी पता चलता है, हम लोगों ने ये चीज़ चैप्टर नंबर 2 में सीखी थी कि अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन इस तरह से डिफाइंड हो, जैसे आपके सामने ये 0 1 2 3 सैंपल्स लिखे हुए हैं, इसमें कहीं पे कहीं एरो नहीं डला हुआ ओरिजिन बताने के लिए, तो ऐसी इस तरह की सूरत हाल में हमें हमेशा जो है ना पहला वाला सैंपल उसको हम कंसिडर करते हैं कि n इज इक्वल टू 0 के ऊपर है। ओके, तो अब हम करने ये लगे हैं कि ये हमारे पास एक्स ऑफ एन है और ये हमारे पास एच ऑफ एन है, ठीक है? हमने इनकी सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन जो है वो डिटरमिन करनी है। बेसिकली दो तरीके हैं, अभी हम जो तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करने लगे हैं ना, वो रेड से हाईलाइट हुआ हुआ है। हम ये सीखने लगे हैं कि एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन को सर्कुलरली कन्वॉल्व करके वाई ऑफ एन तक हम कैसे पहुँचते हैं। ये उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं कि सबसे पहला स्टेप ये है कि प्लेस द एलिमेंट्स अराउंड ए सर्कल इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब हम ये करेंगे कि ये हमारे पास मेरे लिए थोड़ा सा आसान है कि मैं एक ही सर्कल पे कर दूं, ठीक है? तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स ऑफ ज़ीरो, ये मेरे पास आ जाएगा एच ऑफ ज़ीरो। फिर चूंकि काउंटर क्लॉकवाइज जाना है, ये एक्स ऑफ वन, एच ऑफ वन, ये एक्स ऑफ टू, एच ऑफ टू, और सिर्फ थोड़ी आपकी तसल्ली के लिए इसका मैं एक्स ऑफ थ्री जो है लास्ट, मतलब ये एक्स ऑफ थ्री मेरे पास थ्री के बराबर है और जो एच ऑफ थ्री है वो मेरे पास वन के बराबर है, ठीक है? आप ऐसे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, नाउ आई नीड टू फ्लिप वन ऑफ द सिग्नल्स। अब ये सर एस पी जा ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रहे हैं। जो अब हमें ज़रा कॉन्सेप्ट ये सीखना है कि फ्लिपिंग का मतलब इस दुनिया में क्या है। अब ये चूँकि सर्कुलर फ्लिपिंग है ना, तो सर्कुलर फ्लिपिंग का मतलब ये है कि ये अगर चीज़ ऐसे-ऐसे जा रही है, तो ये इस तरह से जाना शुरू हो जाएगी। मुझे एक सिग्नल को चूँकि फ्लिप करना है, तो आई कैन चूज़ एनी ऑफ देम, ठीक है? लेट मी चूज़ एक्स ऑफ एन। तो मेरे पास अंदर वाला सिग्नल तो अभी भी चूँकि काउंटर क्लॉकवाइज ही है, तो एच ऑफ ज़ीरो, एच ऑफ वन, एच ऑफ टू, एच ऑफ थ्री, और फ्लिप मुझे इसको यहाँ से पकड़ के करना है, तो मेरे पास ये एक्स ऑफ ज़ीरो अब यहाँ पर आए, अब ये इस तरह से जाएगा। तो एक्स ऑफ ज़ीरो, एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ टू, एक्स ऑफ थ्री। अच्छा, अब मुझे ये करना है, यहाँ पर मुझे रुक के ना y ऑफ ज़ीरो की कंप्यूटेशन करनी है। तो y ऑफ ज़ीरो की कंप्यूटेशन इस तरह से होगी कि जो दोनों सिग्नल साथ साथ जो है ना, इनका प्रोडक्ट कंप्यूट होगा, ठीक है? मतलब एच ऑफ ज़ीरो विल गेट मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ ज़ीरो। वो चूंकि ज़ीरो इंटू वन है, तो लेट मी राइट ज़ीरो है। एक्स ऑफ थ्री विल गेट मल्टीप्लाइड बाई एच ऑफ वन, ये यहाँ पे थ्री आ जाएगा। एच ऑफ टू विल गेट मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ टू, वन और टू, और फाइनली मेरे पास एच ऑफ थ्री और एक्स ऑफ वन, एच ऑफ थ्री, एक्स ऑफ वन, ये मेरे पास ज़ीरो है। लेट मी चीट वंस अगेन, मैंने कहा यहाँ पे कौन सी उसको गलत दिखा है। एच ऑफ ज़ीरो, एक्स ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो आ गया, और उसके बाद एक्स ऑफ थ्री इंटू एच ऑफ वन। अच्छा, ये दिस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो आई थिंक। एक्स ऑफ थ्री विद एच ऑफ वन, उसके बाद एक्स ऑफ टू विद एच ऑफ टू, और फाइनली एच ऑफ थ्री विद एक्स ऑफ वन। अच्छा, यहाँ पर मान आता है, ठीक है, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू थ्री। ठीक हो गया। अच्छा, अब
अगर आपको याद है तो कॉन्वोल्यूशन में हम उसकी जब फ्लिपिंग करते हैं तो फिर हम उसकी शिफ्टिंग करते रहते हैं। अब हम लोगों ने उसको एक दफ़ा और शिफ्ट करना है, लेकिन शिफ्ट अब हम लोगों ने इस डायरेक्शन में करना है, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हम लोगों ने जब एक दफ़ा मतलब बेसिकली फ्लिप किया था ना, तो फ्लिप करके हम लोगों ने मतलब इसी पॉइंट पे आप समझ लो कि पहले हम इस पॉइंट पे एक्स ऑफ ज़ीरो रख के यूं करके जा रहे थे। अब हम लोगों ने इस पॉइंट ऑफ एक्स ऑफ ज़ीरो रख के हम यूं करके जाना शुरू हो गए। तो अब वो एक दफ़ा के लिए था कि हम लोगों ने इसकी फ्लिपिंग कर दी थी। अब जब शिफ्टिंग कर रही है तो शिफ्टिंग हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करेंगे। तो एक स्टेप मैं इसका और कर देती हूँ। एच ऑफ ज़ीरो, एच ऑफ वन, एच ऑफ टू, एच ऑफ थ्री, ठीक है। अब चूंकि शिफ्टिंग इस तरह से होनी है तो मेरे पास एक्स ऑफ ज़ीरो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और एक्स ऑफ ज़ीरो के बाद अगर आप देखो एक्स ऑफ ज़ीरो से ऊपर मेरे पास एक्स ऑफ थ्री था, एक्स ऑफ थ्री यहाँ पे आ जाएगा। एक्स ऑफ थ्री के बाद अगला नंबर जो है वो एक्स ऑफ टू का था, एक्स ऑफ टू इधर, और ये एक्स ऑफ वन जो है ये मेरे पास उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन मुझे इन प्रोडक्ट्स को कंसिडर करना है, इसको भी हम कर लेते हैं, और फिर आखिरी दोनों जो है वो आप करोगे। तो ये चूंकि एक दफ़ा शिफ्ट हो तो वाई ऑफ वन हो जाएगा। वाई ऑफ वन में मुझे पहला प्रोडक्ट कंसिडर करना है एच ऑफ ज़ीरो एच ऑफ वन का। एच ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन और एच ऑफ वन इज इक्वल टू वन, तो वन आ गया। फिर इसके बाद एक्स ऑफ ज़ीरो, तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया। एक्स ऑफ थ्री इज़ थ्री इंटू एच ऑफ टू इज़ वन, तो थ्री इंटू वन। फिर एक्स ऑफ टू इज़ टू, ठीक है। अच्छा, और बाकी भी जो दो सिग्नल्स हैं मतलब वाई दो सैम्पल्स हैं वाई टू और वाई थ्री, वो आप कंप्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको जो है ना ये सर्कुलर कन्वोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। यहाँ से आपको ये भी चीज़ समझ आई होगी कि अगर दोनों सिग्नल्स की लेंथ बराबर ना हो तो सर्कुलर कन्वोल्यूशन हम नहीं कर सकते। तो प्लीज़ सी ऑल स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए भी हैं कि प्लेस the elements around a circle, flip one of the signal and then rotate the flipped signal in counterclockwise direction. This is the utmost important thing. अच्छा, अब हम इसी चीज़ को अगर आप नोट करो ना तो मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूलाज लिखे हैं। मैंने अभी इस टाइम डोमेन में इस सिग्नल को सॉल्व किया है। अब मुझे अगर फ्रिक्वेंसी डोमेन में सॉल्व करना है तो मेरे पास फिर ये तरीका कार है जो अब हाईलाइट होकर आया। उसमें होगा कि कंप्यूट डीएफटी ऑफ बोथ सिग्नल्स। अब मुझे एक्स ऑफ के भी कंप्यूट करना है और मुझे एच ऑफ के भी कंप्यूट करना है, ठीक है। तो दोनों के ऊपर अब 4 पॉइंट डीएफटी अप्लाई होगा क्योंकि दोनों के मेल 4 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद टेक एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रोडक्ट, मसलन मैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 18 मिला। -2 प्लस जे 2 जे को जे से मल्टीप्लाई किया, मुझे ये -2 -j2 मिला। और फिर इस तरह से मेरे पास वाई ऑफ के में भी 4 एलिमेंट्स आ गए क्योंकि वाई ऑफ के एक्स ऑफ के का एच ऑफ के का प्रोडक्ट है। और उसके बाद फाइनली जो मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना है वो ये है कि मुझे आई डी एफ टी डिटर्मिन करना है। तो इसके ऊपर अब आई डी एफ टी का फॉर्मूला लगेगा और मुझे वहाँ से वाई ऑफ एन मिलेगा। तो वाई ऑफ एन मस्ट बी द सेम जो मुझे पहले मिला। तो ये सर्कुलर कन्वोल्यूशन मतलब सर्कुलर कन्वोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे टाइम डोमेन में होता है। जो डी एफ टी है या फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसमें हम फिर डी एफ टीज़ और फिर आई टी एफ टीज़ कंप्यूट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके। इसको ना मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, लेकिन आई विल लीव दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। अच्छा, इसमें होता यूँ है कि हमने हमने सर्कुलर कन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया ना, लेकिन वी नो वेरी वेल कि इन एक्चुअल वर्ल्ड या इन एक्चुअल सिस्टम्स जब भी कोई सिग्नल एक्स ऑफ एन किसी सिस्टम की इनपुट पे अपीयर होता है और वो आउटपुट बन के मतलब वाई ऑफ एन के बन के बाहर निकलता है, तो जो सिस्टम के अंदर हमेशा एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन की लीनियर कन्वोल्यूशन होती है। जो लीनियर कन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में आई गेस थोड़ा सा टच किया था, जिसको सर्कुलर कन्वोल्यूशन सिर्फ एक पेपर की हद तक चीज़ है, या हमें वहाँ पे उन सिचुएशंस में कंसिडर करना पड़ता है जहाँ पे हम डीएफटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली सिग्नल्स गेट लीनियरली कन्वॉल्व्ड। तो अब हमें सर्कुलर कन्वोल्यूशन तो इसलिए कंसिडर करनी पड़ रही है क्योंकि हमें हमें डीएफटीज़ को हैंडल करना है इंस्टेड ऑफ डीटीएफटीज़। तो फिर हम
how do we get how do we get the output of linear convolution using circular convolution? अच्छा, वो हम इस तरह से करते हैं कि अगर आपको याद हो तो कि जो लीनियर, अब हम लोगों ने पता नहीं ये चीज़ पढ़ी थी कि नहीं, क्योंकि कन्वोल्यूशन का टॉपिक वैसे हम लोगों ने टच नहीं किया था। अगर हमारे पास एक सिग्नल एक्स ऑफ एन होता है ना, और लेट सपोज कि इसकी जो लेंथ है दैट इज़ मिसाल के तौर पे एल, इसमें एल नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं, और एच ऑफ एन है मेरे पास मिसाल के तौर पे इसमें एम नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं, तो मेरे पास जो वाई ऑफ एन आएगा ना उसकी लेंथ इस तरह से निकाली जाती है, ठीक है, वो थोड़ा लंबी लेंथ का सिग्नल होता है। अनलाइक DFT, यहाँ पे आपने देखा ना कि दोनों में 4-4 कंपोनेंट्स थे, तो आउटपुट में भी 4 थे, तो यहाँ पे अगर लीनियर कन्वोल्यूशन में अगर हम 4-4 हों तो आउटपुट में 7 होंगे टोटल सैम्पल्स जो हैं। अच्छा, तो हम करते क्या हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम सीखने लगे कि हम लीनियर कन्वोल्यूशन का रिजल्ट कैसे ले सकते हैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन करते हुए। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक्स ऑफ एन में एल एलिमेंट्स हैं और एच ऑफ एन में एम है, तो हम एक्स ऑफ एन के आगे जीरोस लगाते हैं। हाउ मेनी जीरोस? m-1 zeros, ताकि इसकी लेंथ जो है वी नीड टू मेक इट इक्वल टू n, एट वेयर n इज इक्वल टू l प्लस m-1। तो l इसके अपने कंपोनेंट्स है, उसके आगे हम m-1 जीरोस लगाएंगे, और h ऑफ n जिसकी अपनी लेंथ m है, इसके आगे l-1 जीरोस लगेंगे। तो अगर आप नोट करो तो अब x ऑफ n और h ऑफ n दोनों की लेंथ बराबर है, और दोनों की लेंथ इक्वल है l प्लस m-1 के, ठीक है। अच्छा, अब इनका x ऑफ n का भी यानी कि जीरो पैडेड, ये जो है ना सबस्क्रिप्ट ZP, इसका जीरो पैडेड, इस जीरो पैरेट सिग्नल का भी एंड पॉइंट DFT कंप्यूट किया जाता है, और इस इम्पल्स रिस्पॉन्स का भी, यानी कि यहाँ पे एक्स ऑफ के बन गया मेरे पास ये एच ऑफ के, और अब इन दोनों का पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे वाई ऑफ के मिलेगा। अच्छा, ये वो चीज़ है जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखी या समझी थी, ये वाली चीज़, ठीक है। और ज़ाहिर है कि अगर हम ये प्रोसेस इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप इसको सर्कुलर कन्वोल्यूशन के थ्रू भी कर सकते हो। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोडक्ट लेंगे तो वाई ऑफ एन बनेगा। इस वाई ऑफ के ऊपर अगर हम एन पॉइंट ऑफ IDFT अप्लाई करें तो विल गेट वाई ऑफ एन। और आप इसको इस तरह से भी इसे ब्लॉक डायग्राम समझ सकते हो, बना सकते हो कि आप पास एक्स ऑफ एन की लेंथ एल है, जीरोस लगाने हैं आपने, फिर एच ऑफ एन के आगे की लेंथ एम है, उससे आगे भी जीरोस लगाने हैं आपने, और फिर आप सर्कुलर कन्वोल्यूशन के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जो हम लोगों ने स्लाइड तरीका 2 स्लाइड्स पहले सीखा था। अच्छा, अब हम लोग जो आगे करेंगे ना, आई विल स्टॉप हियर, बट आगे हम लोगों ने ये करना है, हम लोगों ने थोड़ा सा ही समझने की कोशिश करनी है अगली एग्जांपल में, कि हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स एक्चुअली रियल टाइम एग्जिस्ट करते हैं ना, दे आर इनफाइनाइट एंड दे ऑलवेज कीप ऑन कमिंग। ऐसा नहीं होता कि हम सारे डेटा को पहले एक जगह स्टोर कर लें और फिर हम उसके प्रोसेस से शुरू करें, वी नेवर डू दैट। तो हम उसका तरीका ये होता है कि जैसे जैसे हमारे पास सैंपल्स आ रहे हैं, हम डिपेंडिंग अपॉन द मेमोरी एंड डेटा रेट ऑफ अराइवल, तो हम ऑफ अराइविंग डेटा, तो हम एक खास नंबर ऑफ सैंपल्स जो हमारे पास आ जाते हैं तो हम उसके प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं, बेशक उसको हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना हो या उसको हमने उसकी फ़िल्टरिंग करनी हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये तरीका सीखने लगे हैं कि अब अच्छा, वहाँ पे भी DFT कम्स टू आवर हेल्प, तो हम यहाँ पे हम तरीका ये सीखने लगे हैं कि किस तरह से हम इनफाइनाइट इनकमिंग डेटा के ब्लॉक्स बनाकर कैसे उसको उसको प्रोसेसिंग उसके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि हम वी कैन नॉट वेट फॉर डेटा टू एंड, तो फिर हमें उसके चंक्स बनाकर, उसके छोटे-छोटे ब्लॉक्स बनाकर उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है या करनी चाहिए। तो इस चीज़ को कि अच्छा वो करते कैसे हैं, इसको हम इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच।